Welcome, aspirants. Today, we embark on a fresh literary journey as we begin exploring William Shakespeare's final solo authored play, The Tempest. So often regarded as a summation of his artistic and philosophical concerns, The Tempest transports us to a mystical island ruled by magic, memory, and manipulation. Through this play, Shakespeare not only presents a gripping tale of shipwreck, a betrayal, and reconciliation, but also offers profound meditation on power, colonialism, justice, and human condition. With Prospero's control over elements and his quest for inner peace, the play asks timeless questions about authority, forgiveness, and what it truly means to be free. As we move forward, we will delve into the rich plot, explore layered character sketches, unpack, unpack major themes, and examine key symbols and motifs that continue to resonate in post colonial and modern readings of the text. So let us begin this new chapter with curiosity and a keen eye for the wisdom that lies between the lines. So, William Shakespeare's The Tempest, believed to be written around 1610 to 1611. It is widely around it is widely regarded as the Bards, who is William Shakespeare's final solo play. It combines the element of comedy, इसमें कॉमेडी के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, रोमांस, मैजिक, पॉलिटिकल allegory. Set on a remote island, the play explores complex themes of power, forgiveness, colonization, illusion versus reality, and the natural order. सो द ट्रेजिडी कॉमेडी, ये जो प्ले है ना, ये ट्रेजी कॉमेडी है देखा जाए तो. इसमें नंबर ऑफ़ एक्ट्स 5 ही हैं, जैसा मतलब 5 एक्ट्स हैं इसमें. और ये जो प्ले है ये ट्रेजी कॉमेडी है. ट्रेजी कॉमेडी बेसिकली एक ऐसा ड्रामेटिक जॉनरा होता है जिसमें ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी ये 2 एलिमेंट्स होते हैं इसमें. मतलब इस प्ले को हम ट्रेजी कॉमेडी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रेजेडी भी है प्लस कॉमेडी भी है और इसमें दोनों के एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं. इसका प्राइमरी एम होता है इमोशनल रेंज को ब्रॉड करना, जहाँ ऑडियंस कभी दुखी होती है, कभी खुश हो जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, लेकिन एंड जनरली होपफुल या फिर रिडेम्पटिव होता है. मतलब जो एंड होता है उसे हम हैप्पी एंडिंग बोल सकते हैं. ट्रेजी कॉमेडी में एंड जो होता है वो काफ़ी हैप्पी होता है. इसमें जो बुरे कैरेक्टर्स होते हैं वो भी लास्ट में वो भी रिपेंट कर लेते हैं, रिडेम्पशन कर लेते हैं, मतलब वो भी सुधर जाते हैं, अच्छे कैरेक्टर बन जाते हैं. उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो गिल्ट में आ जाते हैं. फिर वो हीरो से या हीरोइन से माफ़ी मांग लेते हैं, जिसके साथ गलत किया होता है उससे माफ़ी मांग लेते हैं. और हीरो और हीरोइन जो भी है वो भी अपना बड़ा दिल करके उसको माफ़ कर देता है. दिस इज़ द ट्रेजिक कॉमेडी. अगर हम इसके की फ़ीचर्स की बात करें तो पहला है ब्लेंडिंग ऑफ टोन्स. इसमें ट्रैजिक एलिमेंट जैसे मतलब ट्रैजिक एलिमेंट्स वाले चीज़ें इसमें होती हैं क्योंकि ये ट्रैजिक कॉमेडी है ना, तो ट्रेजेडी भी इसमें रहेगी. जैसे इसमें बिट्रायल होगा, डेथ होगा, सफरिंग होगी, लेकिन उनका रेजोल्यूशन कॉमिक या पीसफुल वे में होता है.
जैसे टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो का एग्जाइल हो जाता है, वो ट्रैजिक है, लेकिन प्ले के एंड में उसका उसके भाई से रिकन्सिलिएशन हो जाता है, फॉरगिवनेस हो जाती है, उसको अपने भाई को माफ़ कर देता है। तो एंड बहुत ही होपफुल, बहुत ही हैप्पी होता है। नो एब्सोल्यूट हीरो और विलन। कैरेक्टर्स ना काफ़ी लेयर्ड होते हैं, मतलब ऐसे बहुत अच्छे भी नहीं होंगे और बहुत मतलब प्योर ईविल भी नहीं होगी, मतलब इसमें जो भी विलन होगा वो प्योर ईविल नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को यहाँ पर शो किया जाता है। इसमें अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होते हैं, इसमें अनएक्सपेक्टेड टर्न्स होते हैं, जैसे प्लॉट में कई ट्विस्ट होंगे जो ट्रैजिक डायरेक्शन में जाकर भी कॉमिक या पॉजिटिव रिजल्ट ले आते हैं। मॉरल एंड फिलोसफिकल डेप्थ। ये प्ले अक्सर ह्यूमन फ्रेलिटी, जस्टिस, पावर और रिडेम्पशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। रेजोल्यूशन विथ होप। ट्रैजी कॉमेडी का हॉलमार्क है कि चाहे कितना भी इमोशनल या इंटेंस हो प्ले, एंड में एक रिकन्सिलिएटरी टोन होती है जिसमें कैरेक्टर्स को एक नए बिगिनिंग का मौका मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैजी कॉमेडी। अब हम बात करेंगे शेक्सपियर एंड ट्रैजी कॉमेडी की। सो शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट हो गया और द विंटर्स टेल हो गया और सिम्बेलीन हो गया, ये ट्रैजी कॉमेडीज़ के क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। इनमें एग्जाइल है, बिट्रायल है और सेपरेशन जैसे सीरियस इश्यूज होते हैं, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट समरी, मतलब क्या क्या हुआ है प्ले में, तो एक्ट 1 में स्ट्रॉम है और आइलैंड है। देखिए पिछला जो हमने हमारी क्लास चल रही थी वो किंग लियर थी, उसमें भी स्ट्रॉम था। तो कई बार यूपीएससी में जब दोनों टेक्स्ट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो चीज़ें दोनों टेक्स्ट में होती हैं उन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्ट्रॉम पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो द प्ले ओपन्स in the midst of the tempestuous storm at sea, where a ship carrying Alonso, who is king of Naples, his son Ferdinand and his brother Sebastian, and Antonio, जो कि ड्यूक है मिलान का, is being wrecked. The chaos on board reflect political chaos and betrayal. Unknown to the sailors, the storm is a magical creation of Prospero and the rightful Duke of Milan, who now lives in exile on a remote island with his daughter Miranda. तो जो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान है वो प्रोस्पेरो है, अब अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी जो उसकी बेटी है मिरांडा, उसके साथ वो रिमोट आइलैंड पर रहता है। सो एक्ट 1 में हमको ये सब देखने को मिलता है। एंड लेटर प्रोस्पेरो रिवील्स टू मिरांडा दैट ही वॉज overthrown by his own brother Antonio with Alonso's support and cast away at sea. He survived with the help of Gonzalo. Gonzalo एक kind courtier था who provided him books and supplies. Using his magical powers and his servant spirit Ariel, Prospero caused the storm to bring his enemies to the island. So we can also meet Caliban, the son of the witch Sycorax, and the island's original inhabitant, who resents Prospero's rule but it is enslaved by him. इसमें एक एरियल भी कैरेक्टर है that the character serves Prospero loyally, hoping for his promised freedom. एक्ट 2 में आपको स्कीम्स और अलाइंसेस देखने को मिलता है। द शिपड्रैक्ड नोबल्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस द आइलैंड. Alonso believes Ferdinand has drawn, and as they rest, Antonio persuades Sebastian to kill Alonso and seize the throne of Naples. So mirroring Antonio's own betrayal of Prospero. Their plot is thwarted by Ariel, who awakens Gonzalo in time. Meanwhile, the drunken butler Stefano and the jester Trinculo, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, encounter Caliban, believing Stefano to be a god. Prospero and Caliban plots with them to kill Prospero and take control of the island. So this subplot mirrors the main theme of ambition and power struggles. Act 3, romances and manipulation.
So Ferdinand, who is alive, encounters Miranda. They instantly fall in love. Prospero, thought secretly pleased, tests Ferdinand's sincerity through hard labor. Their romantic union symbolizes reconciliation between Milan and Naples and hope for a restored political order. Ariel continues to manipulate the shipwrecked nobles using music and illusions. He leads them to a magical banquet which vanishes as they try to eat and rebukes them for their betrayal of Prospero. This causes Alonso to feel guilt, making the beginning of his moral awakening. And this is all about Act 3. Act 4 में mask and warning. So Prospero blesses the union of Miranda and Ferdinand with a magical mask performed by spirits. This elaborate spectacle praise chastity, love and harmony, but the mask is interrupted when Prospero remembers Caliban's conspiracy. So Prospero sets traps to thwart Caliban, Stefano and Trinculo's plot, exposing them to ridicule. This act highlights Prospero's control and the theatrical nature of the play, drawing attention to themes of illusion and reality. यहाँ पर illusion और reality का theme explore किया जा सकता है. Act 5 जो कि लास्ट एक्ट है इस प्ले का, इसमें फॉरगिवनेस एंड रिस्टोरेशन है, वही जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ में होता है यूजुअली. सो प्रोस्पेरो confronts his enemies. He chooses forgiveness over revenge. He didn't take any revenge on them. He reveals his identity, forgives Alonso and Antonio, and he reclaims his dukedom. Alonso is overjoyed to find Ferdinand alive and betrothed to Miranda. Prospero frees Ariel as his promise. He breaks his staff and drowns his magical books, symbolizing his renunciation of magic and restoration of his humanity. Caliban repent, जो पहले उसने प्लान किया था ना प्रॉस्पेरो को मारने का. So Caliban repents and is granted freedom. In the final epilogue, Prospero जो है, he addressed the audience directly, asking them to free him with their applause. This breaking of the fourth wall reinforces the play's reflect on theatre and power and redemption. So this is all about these all 5 acts of the play. Now we will discuss the major characters. अगर हम मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो वो ये कुछ ऐसे हैं. प्रॉस्पेरो, इसका भाई एंटोनियो, जिसने इसको धोखा देके किंगडम से छीन लिया और ये खुद ड्यूक ऑफ मिलान बन गया. इसकी ये बेटी है मिरांडा. ये ऐसा कर पाता है इस ओलोंजो किंग्स ऑफ नेपल्स की हेल्प से. ये इसका भाई भी सेबेस्टियन, ये फर्डिनेंड इसका बेटा. ये अपनी पावर से एक्ट 1 में स्टॉर्म लेके आता है और ये सब लोग, इवन दिस वन, ये जो सब लोग हैं ये सब आ जाते हैं, ये उस आइलैंड पे आ जाते हैं. एरियल वहाँ पर जो ये आइलैंड पे इनको एक क्या बोलते हैं, एक स्पिरिट होता है, ये सर्वेंट होता है इसका प्रॉस्पेरो का. ये कुछ कर्टियर्स होते हैं, फ्रांसिस्को और ये टूरिकिन. ये ट्रिंकुलो जो है ये जेस्टर है इस कोर्ट का. स्टिफेनो जो है वो बटलर है. बॉट्सवेन मास्टर जो है वो शिप, और वो भी लास्ट में आता है. कैलिबन जो है वो सिकोरेक्स का बेटा है, प्रॉस्पेरो का स्लेव है, और ये कोशिश करता है कि भाई ये प्रॉस्पेरो को मार डाले, लेकिन लास्ट में प्रॉस्पेरो उसको भी माफ़ करके इसको भी फ्री कर देता है. सो सबसे पहला कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो सबसे पहला कैरेक्टर है. ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान. यही जो कैरेक्टर है ये एकदम राइटफुल ड्यूक है मिलान का. तो उसका एक ब्रदर ने इसको धोखा दे दिया और वो खुद ड्यूक बन गया. ये प्रोटैगनिस्ट है, ये मास्टर ऑफ मैजिक है, इवन ये मैनिपुलेशन भी करता है. ऑल्दो मैनिपुलेशन किसी अच्छे कॉज के लिए होती है, बट ये करता है. इनिशियली वेंजफुल है, बट अल्टीमेटली ही एम्बॉडीज मर्सी एंड फॉरगिवनेस. इसको बदला लेना होता है, लेकिन ये
फिर ये मर्सी दिखा देता है और ये फॉरगिव कर देता है. His arc represents the ideal Renaissance ruler and human journey from revenge to reconciliation. So ये father है मिरांडा का. 12 years before the event of the play, Prospero was the Duke of Milan. His brother Antonio, in concert with Alonso, the King of Naples, usurped him. ठीक है, forcing him to flee in a boat with his daughter Miranda. The honest Lord Gonzalo aided Prospero in his escape. उसी ने उसको हेल्प किया था. He spent 12 years, जिसने 12 साल अपने आइलैंड पे बिताए हैं, refining the magic that gives him the power which he needs to punish and forgive his enemies. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉस्पेरो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये प्रोटेगनिस्ट है. अब इसकी बेटी मिरांडा, इसको आप फीमेल प्रोटेगनिस्ट बोल सकते हो. ये शी इज़ द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो. शी वॉज ब्रॉट टू द आइलैंड at an early age. She has never seen any men in her life other than her father and Caliban. इसने सिर्फ 2 ही लोग देखे अपनी लाइफ में. तीसरा एरियल भी देखा है इसने, लेकिन इंसानों में वो मतलब कैलिबन भी एक बीस्ट जैसा ही बीस्ट क्रीचर है वो भी. लेकिन इसने अपने फादर के अलावा, कैलिबन के अलावा कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं देखा है इसने कभी भी. दो शी एमली रिमेंबर्स बीइंग केयर्ड फॉर फीमेल सर्वेंट्स एज एन इन्फेंट. इसको बहुत ही रेयर याद है कि जब अपनी किंगडम में ये लोग रहते थे तो कोई फीमेल सर्वेंट इसको केयर करती होगी. बहुत मुश्किल से याद है इसको. शी हैज़ बीन सील्ड ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर सो लॉन्ग. इसके फादर ने बिल्कुल इसे बचा के रखा है दुनिया से. मिरांडा's perception of other people tend to be naive and non-judgmental. She is compassionate, generous and loyal to her father. She is very innocent and compassionate person in the whole play. She is a symbol of purity. ये भी देखिए क्वेश्चन, इसका भी कंट्रास्ट हो सकता है कॉर्डेलिया के साथ कि ये सिंबल है प्योरिटी की, नेचुरल वर्च्यू की. इसकी जो रिलेशनशिप होती है फर्डिनेंड के साथ, दैट रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल एंड इमोशनल हार्मनी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मिरांडा. अब ये जो थर्ड कैरेक्टर है एरियल, ये प्रॉस्पेरो का एक हेल्पर स्पिरिट है. ये कोई इंसान नहीं है, ना ये कोई लड़का है ना ये लड़की है. ये प्रॉस्पेरो का एक स्पिरिट है. एक स्पिरिट है और साथ ही ये सर्वेंट भी है. स्पिरिट भी है ये, सर्वेंट भी है ये, और बहुत ज़्यादा लॉयल है प्रॉस्पेरो से. ही एम्बॉडीज एयर एंड फ्रीडम, लॉन्ग्स फॉर लिबरेशन, instrumental in carrying out Prospero's magical schemes. So Ariel is referred to the most criticism as he, but his gender and physical forms are ambiguous. ये मतलब मेल है या फीमेल है, ये भी थोड़ा सा ambiguous है यहाँ पर. He rescued by Prospero from a long imprisonment, the hands of at the hands of the witch named सिकोरेक्स. एक सिकोरेक्स नाम की एक विच हुआ करती थी, जिसमें ये बहुत लंबे टाइम से ये उसके इम्प्रिजनमेंट में था ये. तो प्रॉस्पेरो ने इसको हेल्प किया, इसको इम्प्रिजनमेंट से इसको आज़ाद किया, रेस्क्यू किया बेसिकली प्रॉस्पेरो ने. तो ये उसी वजह से ये उसका सर्वेंट बन गया. लेकिन प्रॉस्पेरो ने इसको एक प्रॉमिस भी किया कि जब एक सही वक्त आएगा, जब मुझे ये मतलब प्रॉस्पेरो की जब एरियल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ये एरियल को फ्री कर देगा. मतलब प्रॉस्पेरो को कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि फ्यूचर में कुछ तो ऐसा हो, क्योंकि वो यूजर्व्ड है ना, उसका सिंहासन उसके छोटे भाई ने चीटिंग करके छीन लिया.
तो उसको है कहीं ना कहीं कि मैं कभी तो लौट के जाऊँगा, मैं कभी तो उनसे रिवेंज लूँगा अपने दुश्मनों से, किंग ऑफ नेपल्स और अपने भाई से। तो तब मेरे को मुझे इसकी एरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद मैं एरियल को फ्री कर दूँगा। सो ही इज़ प्रोस्पेरो's सर्वेंट until he decides to release him. He is mischievous. ये काफ़ी mischievous है। ठीक है, यूबिक्विटस है ये। इट्स ही एबल टू ट्रैवर्स द लेंथ ऑफ द आइलैंड इन एन इंस्टेंट एंड टू चेंज शेप्स एट विल। ये अपनी कोई भी शेप में चेंज कर सकता है खुद को। ये चींटी जैसा छोटा और हाथी जैसा बड़ा, या उससे भी बड़ा, ये पूरे आइलैंड जितना बड़ा भी हो सकता है। ये किसी की भी शेप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये एरियल है ना, ये मतलब स्पिरिट है। स्पिरिट तो कुछ भी कर सकती है, किसी की भी शेप में, किसी की भी साइज़ में ये अपने को कन्वर्ट कर सकती है। ही इज़ कैरिड आउट वर्चुअली एवरी टास्क दैट प्रोस्पेरो नीड्स अकम्प्लिश्ड इन द प्ले। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है ये प्रोस्पेरो के लिए। प्रोस्पेरो को ये बहुत हेल्प करेगा ये मतलब आने वाले एक्ट्स में। अब अगला कैरेक्टर है कैलिबन। कैलिबन बेसिकली ये एक और प्रोस्पेरो का ये एक और सर्वेंट है। ठीक है, ये इसकी जो मदर है सिकोरेक्स, ये एक विच है। इसी से ही एरियल को फ्री कराया था प्रोस्पेरो ने। तो ही इज़ द सन ऑफ अ विच नेम्ड सिकोरेक्स। ही इज़ द एक्चुअल नेटिव ऑफ द आइलैंड। इस आइलैंड का ये एक्चुअल नेटिव है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कॉलोनाइज्ड अदर्स, इस टर्म को। ही इज़ बिटर, ही इज़ रेबेलियस, क्योंकि इसको लगता है ना कि भाई प्रोस्पेरो ने मुझे कंट्रोल करके मुझे मतलब कैप्चर करके रखा है। तो ये बिटर है काफ़ी, ये रिबेलियस है। एंड ही इज़ मतलब ये इतना रिबेलियस है बट स्टिल येट कैपेबल ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशंस। ही इज़ अ कॉम्प्लेक्स करेक्टर शोइंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑप्रेशन। मतलब ये काफ़ी ऑप्रेस्ड कैरेक्टर है। ये प्रोस्पेरो को जानता है विद द आइलैंड, मतलब ही इक्वेंटेड प्रोस्पेरो विद द आइलैंड। इसने मतलब पहचान कराई है आइलैंड से प्रोस्पेरो की। व्हेन प्रोस्पेरो अराइव्ड, जब कई 12 साल पहले, मतलब एक टाइम पहले जब प्रोस्पेरो आता है, तो जब सिकोरेक्स से एरियल को आज़ाद किया जाता है, सिकोरेक्स को भगा दिया जाता है, तो उसका ये बेटा होता है, ये यहाँ होता है। तो ये प्रोस्पेरो है तो ताकतवर, इसके पास काफ़ी पावर है, मैजिकल पावर है, तो इसको पता है और ये इसको अपना सर्वेंट बना लेता है। तो यही ऐसा होता है क्योंकि ये नेटिव है, यहाँ का आइलैंड का नेटिव है, तो यही इसको एक्वेंट कराता है ये प्रोस्पेरो को आइलैंड से जब वो आता है। और ये साथ ही साथ ये रिबेलियस क्यों है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है, मतलब ये ऐसा बिलीव करता है कि ही इज़ द राइटफुल ऑनर ऑफ द आइलैंड। सो ही बिलीव्स दैट द आइलैंड राइटफुली बिलोंग्स टू हिम। वो राइटफुल ऑनर है, मतलब अगर इस आइलैंड का कोई मालिक है तो ये खुद है, क्योंकि वो यहाँ का नेटिव है, वो प्रोस्पेरो से भी पहले से यहाँ पर रह रहा है, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। एंड ही हैज़ बिन स्टोलन बाय प्रोस्पेरो, मतलब जो प्लैंड है आइलैंड जो वो इसका होना चाहिए था, वो पर किसने ले लिया है? प्रोस्पेरो ने चुरा लिया है, इसको ऐसा लगता है। इसकी जो स्पीचेस हैं, इसका बिहेवियर है, वो कभी कभी काफ़ी ब्रूटल हो जाता है। ठीक है, इसका एलिक्वेंट है, ये काफ़ी सेंसिटिव है। और इन हिज नेटिव स्टेटस ऑन द आइलैंड ही हैज़ लेड मैनी रीडर्स to interpret him as a symbol of native cultures occupied and suppressed by European colonial societies। जैसे हमें पता है कि जो यूरोपियन कॉलोनीज़, उन्होंने कई जगहों को जाकर अपनी कॉलोनी बनाई, और तो यूरोपियन कॉलोनीज़ बनाई, वहाँ के लोगों को कैप्चर किया या उनको कॉलोनाइज बनाया, अपना सबऑर्डिनेट बनाया। तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब जो यूरोपियन कॉलोनी सोसाइटी है ना, वो रिप्रेजेंट करती है
द पावर ऑफ प्रॉस्पेरो, कि प्रॉस्पेरो उस जगह से नहीं था लेकिन वो यहाँ आया और उसने सब कंट्रोल कर लिया अपनी पावर से। जस्ट लाइक अदर कॉलोनीज़ ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, जैसे भारत में भी यूरोपियंस आए, ब्रिटिश आए, वो यहाँ के नहीं थे बट अपने ट्रेड से धीरे धीरे पावर ग्रैब करते रहे और उसी पावर से इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो ये इस चीज़ का सिंबल है यहाँ पर। अब अगला कैरेक्टर है फर्डिनेंड, ये हीरो है, मतलब प्रॉस्पेरो को भी हम प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे बट हीरो वाली जो ये सारे फीचर्स है वो इस कैरेक्टर में है, ये हीरो है, ठीक है। सो ही इज़ प्रिंस ऑफ नेपल्स, सन ऑफ अलोंसो। अलोंसो वही कैरेक्टर है जिसने प्रॉस्पेरो के छोटे भाई को हेल्प किया था कि वो उससे सारा ड्यूकडम छीन ले, सारा किंगडम छीन ले। अब ये उसी का ही बेटा है। ये काफ़ी नोबल है, देखा जाए तो काफ़ी नोबल है, ये काफ़ी पेशेंट है अनलाइक हिज फादर, एंड ही इज़ इन लव विथ मिरांडा। जैसे ही मिरांडा को देखता है तो ही फॉल्स फॉर हर इन द वेरी फर्स्ट साइट, कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, इसको हो जाता है। और ये एक सिंबल है न्यू बिगनिंग्स का। ठीक है, बिगनिंग का है ये सन है इसका, अलोंसो का मालिक है ये, नेपल्स का होने वाला वारिस है ये। ही सीम्स इन सम वेज टू बी एज प्योर एज नाइव एज मिरांडा। जितनी मिरांडा प्योर है, नाइव है, उतना ही ये भी है। दोनों एक जैसे हैं, बड़े भोले से बच्चे हैं दोनों, मतलब बच्चे तो नहीं, बड़े हो गए हैं। He falls in love with her upon first sight and happily submits to servitude in order to win her father's approval. तो ये बहुत ही, ये हीरो है हमारा, ठीक है, जिसके फादर अलोंसो। सो बेसिकली ये जो है अलोंसो, ये इसने एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का भाई था उसको हेल्प किया था प्रॉस्पेरो से सिंहासन, राजगद्दी जो भी है उसको छीनने में। ये किंग ऑफ नेपल्स है और जिसका बेटा है वो प्रिंस ऑफ नेपल्स है, ठीक है। ये सारे लोग क्या नाम है, अलोंसो, एंटोनियो, फर्डिनेंड और भी कई लोग हैं, वो सारे शिपरेक्ड में आते हैं यहाँ पे, साइलेंट पे, जो मैंने एक्ट 1 में बताया था ना कि प्रॉस्पेरो जो अपनी ताकत से शिपरेक्ट करता है और यहाँ पर मतलब यहाँ पर उसकी डायरेक्शन करके उसको यहीं बुला लेता है अपने सारे एनिमीज़ को, ताकि उनसे बदला ले सके। सो ही इज़ द ओनली वन हु हेल्प्ड एंटोनियो टू यूजर्प प्रॉस्पेरोज थ्रोन, ठीक है। तो एंटोनियो ने हेल्प किया था, अलोंसो ने हेल्प किया था एंटोनियो को, और वो जो किंगडम थी वो थी ड्यूकडम ऑफ मिलान। तो अभी जो एट प्रेजेंट, मतलब जो इस एक्ट में एट प्रेजेंट जो ड्यूक ऑफ मिलान है वो एंटोनियो है। और किसकी वजह से? इसकी वजह से 12 साल पहले इसने सब छीन लिया था, जब मिरांडा बहुत छोटी बच्ची थी, उसको बहुत रेयरली याद है। सो ही इज़ एक्यूटली अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल हिज एक्शंस। इसको नहीं पता है कि इसके साथ फ्यूचर में क्या हो जाएगा। इसने तो अपने दोस्त को हेल्प कर दिया, उसके भाई को पागल बना दिया, मतलब उसके भाई से सारा कुछ छीन लिया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके एक्शंस का कुछ तो रिज़ल्ट आएगा। और ही रेग्रेट्स हिज रोल इन द यूजर्पिंग ऑफ प्रॉस्पेरो। बाद में इसे बहुत रेग्रेट भी होता है कि भाई मैंने गलत किया। मैंने बोला ना आपको, ट्रेजिक कॉमेडी है ये। ट्रेजिक कॉमेडी में कोई एक्चुअल में, मतलब कंप्लीट वे में कोई बुरा नहीं है। जो लोग शुरू में बुरे होते भी उनको बाद में बड़ा रिग्रेट होता है, बड़ा ही रिपेंट करते हैं वो लोग कि उन्होंने जो भी किया वो मतलब बहुत ही गलत किया। जब इसको पता चलता है ना, जब ये लोग शिप ड्रैग्ड हो जाता है, ये सब आ जाता है, तो फर्डिनेंड इसको मिलता नहीं है, तो ये बड़ा दुखी हो जाता है। इसको लगता है कि फर्डिनेंड तूफ़ान में मर गया, तब इसको बड़ा दुख होता है और इसको अपनी डीड्स का, पिछले कर्मों का इसको याद आता है कि मैंने
एंटोनियो को हेल्प किया था उसके भाई को अ, मतलब जो उसका किंगडम है उससे छीनने में। ऐसे ही उसने बोट में बिठा बिठा के भेज दिया था दोनों को, प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि वो बेचारे तूफ़ान में कहीं मर गए थे। और ये इसका इन कर्मों का ये फल हुआ है कि मेरा बेटा भी तूफ़ान में मर गया। जो ये टेक्स्ट है ना, द टेम्पेस्ट, इसका मतलब ही यही होता है, तूफ़ान। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है एंटोनियो। एंटोनियो बेसिकली प्रॉस्पेरो का भाई है। ठीक है, यूजर्पिंग ब्रदर है ये एक्चुअली, यूजर्पिंग ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो। ही शोज नो रिमोर्स टिल द एंड, बिल्कुल एंड में इसको जाकर अपनी गलती का एहसास होता है और हो जाता है। ठीक है, ये पावर हंगरिंग है, तभी तो अपने भाई को धोखा देता है ये और उसको एग्जाइल में भेज देता है। और थोड़ा फुलिश भी है ये, देखा जाए तो। हम प्ले पढ़ेंगे जब हम पता चलेगा। और ये एक और कैरेक्टर है सेबेस्टियन, उसको ये मतलब जो इसका अलोंसो का भाई है वो भी, सेबेस्टियन भी यहीं इसी आइलैंड पे आ जाता है शिपरैक जब होता है उनका टेम्पेस्ट में, मतलब तूफ़ान में। तो ये ना सेबेस्टियन को परसुएट करता है, मतलब उसको प्रोवोक करता है कि अपने भाई अलोंसो को मार दो, फिर तुमको राजगद्दी मिलेगी, तुम्हें किंगडम मिल जाएगा। जैसे इसने अपने भाई से उसका किंगडम छीना था, ऐसी सेम प्लानिंग ये सेबेस्टियन को भी करवाता है कि तुम अपने भाई को सोते हुए, और अलोंसो सो रहा होता है, बेहोश होता है या सो रहा होता है, तो कहता है तुम इसको मार दो, फिर तुमको सारा किंगडम मिल जाएगा। देन ही गोज़ along with Sebastian's absurd story about fending off lions when Gonzalo wakes up and catches Antonio and Sebastian with their sword। लेकिन क्या होता है कि फिर वो पकड़ लेता है और ये जो ओलोंजो है ये पकड़ लेता है एंटोनियो को भी, मतलब इसको भी और सेबेस्टियन को भी, तो वो बच जाता, नहीं तो वो मर जाता। अब अगला कैरेक्टर है स्टेफेनो एंड, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है इसकी, ट्रिंकुलो। ये दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, ये दो कैरेक्टर्स, एक ये है और एक ये है। ये दोनों ही कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स हैं। ये प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन फॉली को, ह्यूमन फॉली और ग्रीड को। ठीक है, ये जो है स्टेफेनो, अगर हम इसकी बात करें तो ये है ड्रंकन बटलर एक टाइप का सर्वेंट होता है। ठीक है, ये स्टेफेनो जो है ना, ये किंग ओलोंसो का बटलर है, जो कि शिपरैक के बाद आइलैंड पर आ जाता है। और आइलैंड पे भी देखो ये बॉटल के साथ आया है, ये देख रहे हो आप, ये अभी भी देखो हाथ में बॉटल है इसके, स्टेफेनो के, मतलब ये बहुत बड़ा ड्रंकर्ड है। इवन जब ये शिपरैक्ड होकर एक सुनसान से आइलैंड पे आ गए हैं तब भी इसके हाथ में बॉटल होती है। ठीक है, मतलब इसकी हमेशा बॉटल इसके हाथ में रहती है, ये बहुत बड़े लेवल वाला ड्रंकन है। और ये हाँ जी, और इसके पास बॉटल होती है एंड अ टेंडेंसी टू ड्रिंक एक्सेसिवली, मतलब हमेशा पीता ही रहता है। ही रिप्रेजेंट्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले एंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेटरिकल सबप्लॉट इन्वॉल्विंग कैलिबन एंड ट्रिंकुलो। ठीक है, ही इज़ ईजिली मैनिपुलेटेड, इसको अब जो इतना हर टाइम पी के रहता है उसको तो मैनिपुलेट करना ही बहुत आसान है। एंड ही इज़ ईजिली मैनिपुलेटेड एंड फुल ऑफ डेल्यूशंस ऑफ ग्रैंडियर व्हेन कैलिबन वर्शिप हिम एज अ गॉड। अब हम इस प्ले को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इस बात को कि कैलिबन ने इसको भगवान की तरह ट्रीट करता है स्टीफेनो को। तो स्टीफेनो जो है वो फेंटेसाइज करने लगता है कि भाई हाँ मैं तो भगवान हूँ, मैं तो रूल करता हूँ, मैं रूलर हूँ इस आइलैंड का, और मैं तो मिरांडा से शादी करूँगा, क्योंकि इकलौती लड़की है ना वो आइलैंड की, तो उससे शादी करने के सपने भी देखता है ये। और
मतलब ये बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है देखा जाए तो। हिज ड्रंकनेस मेक्स हिम एब्सर्ड एंड गलिबल। और शेक्सपियर ने इसका जो कैरेक्टर है वो मॉक करने के लिए रखा है उन लोगों को जो बहुत करप्ट हैं, और मतलब जिनके जो एम्बिशंस जो है ना वो बहुत करप्ट हैं, और जो पावर पाना चाहते हैं विदाउट एनी मेरिट। तो अगर देखा जाए तो शेक्सपियर इसके कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट पावर, विदाउट टैलेंट, विदाउट मेरिट पावर पाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है देखा जाए तो। इसका नाम है स्टिफेनो। हमेशा जैसे बॉटल इसके हाथ में रहती है, ठीक है। इसके की ट्रेट्स ये हैं कि ये काफ़ी ग्रीडी है, कॉमिकल है। मतलब ये इसका जो काम है ना वो कॉमिक फॉइल करना है टू प्रॉस्पेरोस डिग्निटी। ये एक सिम्बलाइज करता है ये कि कैसे एक बेस मैन जो है, मतलब एक तरह का नौकर ही तो हो गया, बटलर है ना ये, एक तरह का नौकर है, और उसको कितनी भूख है पावर की। मतलब किसी ने उसको झूठे में ही बोल दिया, उसको अल्कोहल के नशे में तो ये है ही, उसको झूठ ही बोल दिया कि तुम ही मालिक हो यहाँ के, तुम मिरांडा से शादी कर सकते हो, तुमको ही सारी पावर मिलेगी। तो ये मान गया, क्योंकि आधा टाइम तो ये होश में रहता ही नहीं है। अब जो दूसरा कैरेक्टर है ये ट्रिनकुलो, ये एक तरह जेस्टर है, ये फूल है, अ प्रोफेशनल फूल। प्रोफेशनल फूल है ये, और ये भी एक सोर्स है किसका, ह्यूमर एंड सटायर का। जैसे वहाँ था ना वो क्या नाम है उसका, द फूल, किंग लियर में, ये भी ऐसा है, जेस्टर है ना ये, जेस्टर है ना ये। ही ऑफन यूजेस वर्ड प्ले एंड सरकाज़म एंड इज समवट मोर इंटेलिजेंट स्टेफेनो। ये स्टेफेनो से तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये वही फूल जैसा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे सटायर के रूप में। ये बहुत इंटेलिजेंट है स्टेफेनो से, बट हाँ इसको भी ड्रिंक और फैंटेसी से इजीली टेम्प्ट किया जा सकता है। सो ही इज़ ईजीली टेम्प्टेड बाय ड्रिंक एंड फैंटेसी। इसका जो अलायंस है वो स्टीफेनो, देखो इनके नाम भी इसलिए आए हैं साथ में, ये दोनों साथ साथ होते हैं। सो और स्टेफेनो और कैलिबन के साथ में ये ना मतलब तीनों प्लान करते हैं। कैलिबन तो है ही रिबेलियस, उसको तो लगता ही है कि भाई मैं मालिक हूँ इस आइलैंड का, प्रॉस्पेरो ने तो आके मेरी जगह छीन ली है। तो बेसिकली ये तीनों मिलकर कैलिबन और स्टेफेनो और ये ट्रिनकुलो, ये तीनों मिलकर एक थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसका नाम है रिबेलियन एंड मिस्टेकन अथॉरिटी। यार ठीक है, तो तीनों मिलके एक थीम को, ये रेबिलियन और मिस्टेकन अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ही ऑल्सो ट्राइड टू इम्प्रेस स्टेफेनो एंड इज कॉम्प्लिकेटेड इन द एब्सर्ड प्लान टू ओवरथ्रो प्रॉस्पेरो। तो जब ये इसको लगता है ना कि कहीं स्टेफेनो सच में ही मालिक ना बन जाए इस आइलैंड का, तो भाई ये इसको थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और ये दोनों प्लान भी करते हैं कि एब्सर्ड प्लान बनाते हैं कि प्रॉस्पेरो को यहाँ से भगा देंगे हम। चलो ये काफ़ी सरकास्टिक है, काफ़ी सरकास्टिक है ये जो कैरेक्टर है ना काफ़ी सरकास्टिक है, कावर्ड भी है ये, अपॉर्चुनिस्टिक भी है, लेकिन साथ ही साथ ये ह्यूमरस भी है। ह्यूमरस तो है भाई, ठीक है। और ये ना मॉक काफ़ी करता है अपने सरकाज़म से। अगला है सेबेस्टियन। सेबेस्टियन जो है वो अलोंसो का छोटा भाई है, जिसको एंटोनियो काफ़ी प्रोवोक करता है कि अपने इस भाई, जो तुम्हारा भाई अलोंसो जो सो रहा है, इसको मार दो। ये वो कैरेक्टर है। सो सेबेस्टियन इज़ अलोंसोज यंगर ब्रदर। लाइक एंटोनियो ही इज़ अग्रेसिव एंड कॉवर्ड। ये एंटोनियो जितना ही अग्रेसिव है उतना ही कॉवर्ड है। ईज़िली ये प्रोवोक हो जाता है, इसको थोड़ा ही प्रोवोक करता है, थोड़ा ही प्रजुएट करता है। ये क्या नाम था इसका, अलोंसो, कि अपने सॉरी अलोंसो नहीं, एंटोनियो।
एंटोनियो इसको थोड़ा सा ही प्रोवोक करता है कि अपने भाई को मार डालो। तो एंटोनियो को, एक मिनट में नाम कंफ्यूज हो रही, ये एंटोनियो जो है इसको परसुएट करता है कि अलोंजो यानी कि जो किंग ऑफ नेपल्स है उसको तुम मार डालो और तुम किंग ऑफ नेपल्स बन जाओ। और ये बहुत ईजिली प्रोवोक्ड हो जाता है, ईजिली परसुएड हो जाता है अपने अपने खुद के भाई को मारने के लिए, और इनिशिएट करता है एक रेडिकुलस स्टोरी अबाउट लायन। जब उसकी आँख खुल जाती है ना, मतलब क्या होता है कि ये मारने जा रहा होता है इसके एंटोनियो के कहने पर, क्योंकि एंटोनियो तो अपने भाई को भी धोखा दे के आया, प्रोस्पेरो के भाई को भी, प्रोस्पेरो इनके अपने भाई को भी धोखा देकर आया। तो ये भी इसे कहता है कि तुम भी अपने भाई को मार दो। तो वहाँ गोंजालो नाम का इनका एक कॉर्टियर होता है, वो आ जाता है, और ये बहुत ही ऑनेस्ट होता है गोंजालो नाम का। वो इसके हाथ में तलवार देख लेता है। तो ये ना ऐसी एक रिडिकुलस स्टोरी बना देता है कि यहाँ पर शेर आ गए थे, लायंस आ गए थे यहाँ पर, तो उनसे बचने के लिए मैंने तलवार निकाली। मैं अपने भाई को नहीं मार रहा, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा देखकर कि मैं अपने भाई को मारने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने तो उन शेरों के लिए बनाई थी। मतलब ऐसी कोई भी कहानी बना देता है ये। तो अब मैंने एक नाम लिया गोंजालो, तो हम उसका कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं गोंजालो का। और एक और चीज़, ये जो सेबेस्टियन है ना, ये काफ़ी, इसका जो कैरेक्टर है वो मिरर करता है एंटोनियो से। मतलब ये भी छोटा भाई है अलोंजो का, और ये काफ़ी हद तक एंटोनियो जैसा है, यानी कि प्रोस्पेरो के भाई जैसा है इन एम्बिशन एंड बिट्रायल। व्हेन प्रॉम्प्टेड बाय एंटोनियो, मतलब एंटोनियो ने जब इसको परसुएट किया, ही प्लॉट्स टू किल हिज ओन ब्रदर Alonso and seized the throne of Naples. He is cynical and remorseless, representing the corruptive influence of unchecked ambition. लेकिन अलोंजो जैसा नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा अलग है उससे। और ये जो कैरेक्टर है ना, मतलब एंड ऑफ द प्ले, जो मतलब ये अलोंजो तो करता है रिडेम्पशन, शायद ये नहीं करता, मतलब इसका इतना नहीं होता है। इस कैरेक्टर रीइंफोर्सेस द थीम ऑफ बिट्रायल अमंग द फैमिली मेम्बर्स। ये रिडेम्पशन नहीं करता है, अलोंजो तो करता है, इवन एंटोनियो भी कर लेता है रिडेम्पशन, लेकिन ये नहीं करता है। मतलब ये इतना इसको गिल्टी फील नहीं होता है। ये काफ़ी ट्रेचरस है, पावर हंग्री है, ये भी कोल्ड है, अनरिपेंटेड है। हाँ, मतलब ये रिपेंट नहीं करता। अलोंजो भी कर लेता है, एंटोनियो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, बट इसको नहीं होता है। इतना काफ़ी है इसके बारे में। अब है गोंजालो जो है वो ऑनेस्ट काउंसलर है, ये काफ़ी ऑनेस्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये काफ़ी ऑनेस्ट है। अब ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, ये लॉयल कर्टियर है ये, मतलब उसके टाइम से ही, प्रोस्पेरो के टाइम से ही। जब प्रोस्पेरो को यूज़अप किया गया था तो इसने काफ़ी हेल्प किया था प्रोस्पेरो को और मिरांडा को, कि एंटोनियो से बचाया है इसने, क्योंकि एंटोनियो तो शायद जेल में डाल देता ना प्रोस्पेरो को और मिरांडा को, क्योंकि उसके पास सारी पावर आ गई थी। तो इसने अपनी जान पर खेलकर प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को बचाकर भेज दिया था कहीं सीक्रेट प्लेस पर, ताकि एंटोनियो उनको कभी भी फ्यूचर में हार्म नहीं कर सके। ऑन द आइलैंड ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक एंड मॉरल। जब ये सब, हाँ, गोंजालो भी तो आता है शिपरैक में, तो ये तब भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता है, मॉरल रहता है, और ये अलोंजो को भी काफ़ी कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है और डिफ्यूज़ करता है टेंशन को। ही ऑल्सो इमेजिन्ड अ यूटोपियन सोसाइटी विदाउट किंग्स एंड हायरार्कीज। ये काफ़ी नोबल पर्सन है, मतलब इसको ऐसा लगता है कि हायरार्की नहीं होनी चाहिए, ऐसे किंग नहीं होना चाहिए, सब लोग एक इक्वलिटी में रहने चाहिए। तो ये इसके कैरेक्टर से जो शेक्सपियर है वो आइडियलिज़म को रिप्रेजेंट करते हैं, कि आइडियलिज़म होना चाहिए और जो करप्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। और ये ना काफ़ी इसकी काफ़ी स्पीचेस हैं प्ले में, जो कि प्रोवाइड करती है एन इम्पॉर्टेंट कमेंट्री ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्ले एज ए रिमार्क्स ऑन द ब्यूटी, मतलब ये काफ़ी रिमार्क भी करता है ऑन द ब्यूटी ऑफ आइलैंड, ठीक है। और गोंजालो काफ़ी वाइज है, ये वाइज बहुत है, ठीक है, कंपैशनेट है ये, और ये बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है।
मतलब ये लॉयल भी है, काफ़ी आइडियलिस्टिक है ये, आइडियलिस्टिक है ये, काइंड हार्टेड है ये, मतलब ये काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये, इसको देखा जाए तो मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर है ये। ठीक है, अब एक कैरेक्टर और है जो बिल्कुल आखिरी के पे प्ले एक्ट में आता है, बॉट्सवेन। ये बहुत एक प्रैक्टिकल सेलर है ये, ठीक है, एक प्रैक्टिकल सेलर है ये गुड नेचर्ड है। इसको हमने पहली बार इसको फर्स्ट सीन में देखा था, फर्स्ट और लास्ट सीन में ही दिखेगा, ठीक है, इसके आगे पीछे ये नहीं दिखेगा। और ये थोड़ा सा कॉमिक फॉइल भी है इसका, ये थोड़ा ग्रीडी भी है देखा जाए तो, और ये काफ़ी माइनर नहीं ग्रीडी नहीं है सॉरी, ये ऑलमोस्ट शेयरफुल रहता है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, मॉरलाइज्ड है ये कैरेक्टर, ठीक है। ये काफ़ी कम आया है, फर्स्ट सीन में आया है और फाइनल एक्ट में आया है ये। ड्यूरिंग द स्टॉर्म ही शाउट्स ऑर्डर्स एंड कमांड्स विद अथॉरिटी, मतलब जो स्टॉर्म आता है ना, ये अपना ऑर्डर और अथॉरिटी दिखाता है काफ़ी। मतलब इसने काफ़ी कमांड दिया अपना, और इसने ऑर्डर्स दिए, मतलब इसने अपनी अथॉरिटी दिखाई। डिसरिगार्डिंग द नोबल स्टेटस बिकॉज देयर लाइव्स आर एट रिस्क, मतलब इसने ना ऐसे कोई नॉवेल्स हैं इसके शिप पर, ऐसा कुछ नहीं, इसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इसके लिए तब उस समय मुसीबत के समय, स्टॉर्म के समय, मतलब टेम्पेस्ट के समय, सिर्फ इसने देखा कि हम सब इंसान हैं और हम सब मर सकते हैं, सबकी लाइफ रिस्क पे थी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, इस तूफ़ान में हर कोई मर सकता है। इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगमेटिज़म है ना, प्रेगमेटिज़म, वो कंट्रास्ट करता है विद द क्योर्स ऑफ कोर्टली वर्ल्ड, जहाँ पर हायरार्कीज़ है, तो ये करता है। और ये ना हमको रिमाइंड कराता है द थीम ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट सी एंड नेचुरल अथॉरिटी लाइक बॉट्सवेन सुपरसीड सोशल हायरार्की। ये कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है और ना ही इसकी कोई इतनी प्रेजेंस हाईलाइट की गई है, बट हिज प्रेजेंस हाईलाइट्स द इन्वर्जन ऑफ रोज एंड द रियलिटी ऑफ सर्वाइवल। ये काफ़ी एजर्टिव है, ये कॉम्पिटेंट है ये, ठीक है। एंड ही चैलेंजेस सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की को काफ़ी चैलेंज करता है, इसके हिसाब से ये नहीं होनी चाहिए। एंड ही रिफ्लेक्ट्स नेचुरल ऑर्डर, इसके हिसाब से सब कुछ नेचुरल होना चाहिए ओवर द आर्टिफिशियल स्टेटस, मतलब आर्टिफिशियल स्टेटस को ये मना करता है, आर्टिफिशियलिटी को भी ये मना करता है, ठीक है। इसके हिसाब से सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। इसमें कुछ 11, मतलब वो 2 कैरेक्टर 12 कैरेक्टर्स है इसमें, ठीक है। अब हम कुछ थीम्स की बात करते हैं, जो मेजर थीम है। सबसे पहला है पावर एंड कंट्रोल। सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे हम। देखो, प्रॉस्पेरोस मैजिकल अथॉरिटी, तो ये जो थीम है ना, मतलब ये प्रॉस्पेरो की मैजिकल अथॉरिटी को सिंबलाइज़ करता है। मतलब प्रॉस्पेरो की जो मैजिकल अथॉरिटी है वो सिंबलाइज़ करती है पावर ऑफ नॉलेज को और कॉलोनियल कंट्रोल को। पावर ऑफ नॉलेज एंड कॉलोनियल कंट्रोल को, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो की जो मैजिकल अथॉरिटी है वो इन 2 चीज़ों को सिंबलाइज करती है, पावर ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल। द स्ट्रगल बिटवीन फ्रीडम एंड अथॉरिटीज़ हेयर, फ्रीडम किसकी है यहाँ पर, एरियल और कैलिबन की, और अथॉरिटी यहाँ पर है किसकी, प्रॉस्पेरो की। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे। सेकेंड है यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन, तो ये सेंट्रल थीम है प्ले में, मतलब सेंट्रल टू द प्लेज रेजोल्यूशन। देखिए, प्रॉस्पेरो ने एक्ट 1 में हम पढ़ेंगे कि वो रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए उनका शिपरेक कराया, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले वो सबको फॉरगिव कर देगा और सब लोग रिडेम्पशन करेंगे। सो प्रॉस्पेरोस डिसीजन टू फॉरगिव
इंस्टेड ऑफ पनिश रिफ्लेक्ट्स क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट आइडल्स। और यही वजह होगी, वो फॉरगिवनेस ही वजह होगी कि सारे कैरेक्टर्स रिडेम्पशन करेंगे। अगला है कॉलोनियलिज्म। देखो ये जो आइलैंड है और जो कैलिबन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, यूरोपियन इनकाउंटर विद द न्यू वर्ल्ड। काफ़ी सारी उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो जगह जगह जा रही थी, एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जा रही थी और उनको अपनी कॉलोनी बना रही थी। कॉलोनियलिज्म यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे प्रॉस्पेरो आता है, किसी और ही जगह से आता है और एक आइलैंड पे पहुँच जाता है, लेकिन अपनी पावर से और जो उसका अथॉरिटेटिव नेचर होता है उससे उस जगह का मालिक बन जाता है और वहाँ के नेटिव्स के नाम पर एक ही इंसान है वहाँ पर, कैलिबन, जो कि काफ़ी बीस्ट लाइक क्रीचर है, उसको अपना कॉलोनाइज़र, अपना सर्वेंट बना लेता है। ठीक है। सो कैलिबन सब्जुगेशन एंड रिजेंटमेंट रेज क्वेश्चंस अबाउट सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी। इसको भी हम डीप में डिस्कस करेंगे जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे। अगला है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। देखो इल्यूजन यहाँ पर है, कई बार ना प्रॉस्पेरो इल्यूजन क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ हिज मैजिक। तो जो प्रॉस्पेरो का मैजिक है वो क्रिएट करता है इल्यूजनरी वर्ल्ड को। ठीक है। और प्ले ना बार बार क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ रियल, स्पेशली इन प्रॉस्पेरोज स्टेज एक्सपीरियंस, कि रियल है क्या। कैरेक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इल्यूजन क्या है और रियल क्या है। और ये सब इस वजह से होता है, किस वजह से होता है कि प्रॉस्पेरो के पास पावर है, वो अपनी पावर से सब कुछ क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है। बीच बीच में एपिलॉग्स आते हैं, वो एपिलॉग्स जो हैं वो ब्लर कर रहे हैं लाइंस को बिटवीन थिएटर एंड लाइफ। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर वर्सेस नर्चर। सो कंट्रास्ट है यहाँ पर, देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन मिरांडाज innate virtue and Caliban's supposed savagery। ठीक है। तो ये जो नेचर है ये मिरांडा का innate virtue है कि वो काफ़ी इनोसेंट है। मतलब क्यों, क्योंकि उसने कभी किसी आदमी को उसने देखा ही नहीं है एक्सेप्ट हर फादर एंड कैलिबन, किसी और को तो उसने देखा ही नहीं है। तो ये उसका नेचर है कि वो काफ़ी नाइव है। और नर्चर यानी कि पालन पोषण। सो कैलिबन सपोज सेवेजरी यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। इसको हम और डीप में पढ़ेंगे जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे डीपली कि कौन सा कैरेक्टर किस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन मिरांडाज इनेट वर्च्यू एंड कैलिबन सपोज सेवेजरी। द क्वेश्चंस इट क्वेश्चंस द थीम क्वेश्चंस, ये जो थीम है नेचर एंड नर्चर, इट क्वेश्चंस द रोल ऑफ अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट इन शेपिंग कैरेक्टर। जो वो एनवायरनमेंट है आइलैंड का, आइसोलेटेड है, उसने मिरांडा को कैसा बनाया और जो एनवायरनमेंट की जो शेप बनाई है, मतलब जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है प्रॉस्पेरो ने कैलिबन के लिए, उसको कैसे बनाया है। अपनी बेटी को उसने बहुत ही डेलिकेट तरीके से रखा। ठीक है। आइलैंड पर वो अकेली रहती है तो उसका नेचर अलग है। अपनी बेटी को थोड़ी ना उसने अपना सर्वेंट बना के रखा है, लेकिन कैलिबन को उसने अपना सर्वेंट बना के रखा। और कैलिबन जानता है दैट कि वो ही इज़ नॉट माई फादर, ही इज़ माई मास्टर। और वो भी कैप्चर किए करके रखा है ज़बरदस्ती। वो उसके लिए रिबेलियस है काफ़ी, उसको मारने का भी प्लान करता है ये स्टीफन और ट्रिंकलो के साथ मिलकर। तो इनके जो नेचर की शेपिंग हुई है नेचर और नर्चर की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम एंड सर्विट्यूड। देखो एरियल का जो कैरेक्टर है, मतलब वो जो काम कर रहा है, मतलब वो सर्विस तो दे ही रहा है ना उसको, प्रॉस्पेरो को, वो कर रहा है क्यों, क्योंकि उसे एक दिन फ्रीडम चाहिए। और जो कैलिबन की रिजेंटमेंट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ह्यूमन डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी, कि उसको पूरा हक चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तो ये फ्रीडम चाहिए, मतलब ये फ्रीडम को पाने के लिए सर्विस कर रहा है एरियल। और ये जो सर्विट्यूड है, क्योंकि उसको तो कभी कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है ना प्रॉस्पेरो ने कि भाई तुमको मैं कभी आज़ाद कर दूंगा, तो इसलिए वो सर्विट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो एरियल इज़ ऑल्सो अ सर्वेंट
टू प्रॉस्पेरो, लेकिन उसको उम्मीद है कि एक दिन मुझे फ्रीडम मिलेगी, इसलिए वो खुशी खुशी उसके लिए सारे काम कर रहा है कि एक दिन मुझे मिल जाएगी फ्रीडम। लेकिन कैलिबन को तो नहीं पता उससे कभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी उसके लिए बड़ा सवाल है। ये और यहाँ एक और कैरेक्टर जो फ्रीडम को सीख कर रहा है वो है खुद प्रॉस्पेरो। खुद प्रॉस्पेरो जो है ही सीक्स फ्रीडम फ्रॉम हिज मैजिकल ड्यूटीज़। जब वो लास्ट एक्ट में जब वो अपने वापस अपनी ड्यूकडम में जा रहा होता है, तो वो सारी बुक्स को अपनी ड्रॉन कर देता है, पानी में डाल देता है सबको कि अब मुझे नहीं चाहिए ये मैजिकल ड्यूटी, तो मैं अपनी लाइफ जो है वो आराम से बिताना चाहता हूँ। तो उसको भी फ्रीडम चाहिए फ्रॉम हिज मैजिकल ड्यूटीज़, क्योंकि वो भी एक सर्विट्यूड में है, मुझे मैजिकल ड्यूटीज़ को बियर करना पड़ रहा है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। इसमें हमने कैरेक्टर्स पढ़ लिए थी, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने, इसमें थोड़ा सा प्लॉट पढ़ लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब ही होता है तूफ़ान। ये देख लेना, बड़ी यू की बात आती है, छोटी यू की आती है, आई एम नॉट श्योर, शायद जो भी आती है, मतलब तूफ़ान। तूफ़ान बोलते हैं, चलो स्टॉर्म कह लो। द टेम्पेस्ट मतलब स्टॉर्म। So basically Tempest is both fantastical tale and philosophical meditation on human nature, justice and potential for reconciliation. It marks a graceful farewell to Shakespeare dramatic career. ये एक ऐसा भी मतलब मार्क है ये कि यहाँ से फिर शेक्सपियर ने ऑफिशियली लिखना बंद कर दिया था, ठीक है, फेयरवेल कर दिया था अपने इस टेम्पेस्ट से। टेम्पेस्ट को ऐसा माना जाता है कि ये उसका लास्ट प्ले था। एंड encapsulating his most mature reflection on power, art and mortality. As we draw this session to a close, we have begun our exploration of the Tempest through the lens of tragicomedy, that is a genre that delicately weaves sorrow and joy, ruin and restoration. So by examining its plot structure and central characters and thematic intricacies, we have seen how Shakespeare moves beyond mere tragedy or comedy to craft a narrative of forgiveness, power and human fallibility. As we move forward in our study, let us carry with us the essence of this genre, and that even in the face of despair, art offers the possibility of renewal and grace and reconciliation. So that's all about today's class. We will continue this lecture on the Tempest. In our next video we will discuss the acts and the scenes as well. उसी में जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, एक्ट वाइज पढ़ा था, उसमें हमने सीन्स को डिस्कस किया था, थीम्स को, मोटिव्स को डिस्कस किया था, और कुछ की कोट्स को, कुछ फेमस कोट्स जो उस सीन में, उस एक्ट में काफ़ी फेमस है, जिन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या उन कोट्स को अपने आंसर में एज कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।